पेड़ों के बिना कैसी होगी दुनिया? क्या धरती से खत्म हो जाएगा जीवन? क्या है एक पेड़ का आर्थिक गणित? पूरी दुनिया में क्या है हालात? क्या करने की है जरूरत? जानिए शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ बंसल विशेष में। मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि सब जाकर वैक्सीनेशन जरूर कराएं और वैक्सीनेशन के संबंध में कोई भी भ्रांतियां ना रखते हुए दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम देवगढ़ का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। गोंड राजाओं ने यहाँ पर राज किया, जिसका वैभव आज देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पर बावली और कुएं हैं, किला है जिसकी इमारत इसकी बुलंदी की दास्ता को बयां करती है। जिला प्रशासन के प्रयास से सैकड़ों बावलियों को पुनर्जीवन मिला है, उन्हें संजोया जा रहा है और संवारा भी जा रहा है। आज हम गोंड शासक राजाओं द्वारा बनाई गई इन बावलियों और कुओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और इनके इतिहास के पन्नों को भी पलटने हम जा रहे हैं। ये देवगढ़ की वो धरोहरें हैं जो कई सालों पहले राजा महाराजाओं ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनवाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे प्यास बुझाने वाली ये बावड़ियां मिट्टी की परतों में कहीं गुम सी हो गईं। लेकिन अब ये परतें हटने लगी हैं और ये बावड़ियां फिर से लोगों की प्यास बुझा रही हैं। आखिर इन बावड़ियों को कैसे नया जीवन मिला, ये जानने की कोशिश बंसल न्यूज की टीम ने भी की और हमारी टीम भी जा पहुंची देवगढ़। छिंदवाड़ा से 42 किलोमीटर दूर मोहखेड़ विकासखंड का गांव देवगढ़ 16वीं शताब्दी से अपनी वैभवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। देवगढ़ गांव के आसपास 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गोंड राजाओं ने बावड़ियों और कुओं का निर्माण किया था। अब इन बावड़ियों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का काम तो हो ही रहा है, साथ ही इनकी सूरत संवार कर इन्हें पुराने जमाने की चमकती धरोहर के रूप में फिर से स्थापित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ रियासत की जब हमने बावलियों और कुओं का एक तरह से अध्ययन किया, जाके हमने उनको देखा और महसूस किया, तो हमने पाया कि ये बड़ी समृद्ध विरासत देवगढ़ की रही है। हमारे साथ इस वक्त जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इन बावलियों के जीर्णोद्धार का विचार मन में कैसे आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार। बेसिकली जो आप जिस जगह पे खड़े हैं, एक बावड़ी है जिसको हमने साजन लाल की बावड़ी कहा है। बेसिकली बड़ी रोचक कहानी है। अगर आप देवगढ़ में इन जल संरचनाओं को देखते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि ये लगभग लेटर 16th सेंचुरी की है, 1771 के आसपास से ये बननी शुरू हुई होंगी और एक लंबा संजाल है इन पूरी बावड़ियों का। देवगढ़, चौकीगढ़, कलकोट और विजयगढ़, इन गांवों में लगभग अगर हम कहें कि 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग हजारों की तादाद में। एक यहाँ पर कहावत है, 800 कुएं, 900 बावली, 1000 मंदिर। और बड़ा रोचक है ये बात समझना कि सतपुड़ा की इन घनी वादियों में जहाँ पर ऑलरेडी रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी इस रीजन में 1700-1800 mm एवरेज रेनफॉल होता है, तो 500-700 साल पहले तो रेनफॉल इससे ज़्यादा ही रहा होगा। बावजूद इसके यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जो शाह वंश के यहाँ शासक हुए हैं जाटवा शाह जी और उनके उत्तराधिकारियों ने एक सीरीज में ये इन जल संरचनाओं को बनाया है। और भी विशिष्ट बात यह है कि ये यहाँ की जो नदियाँ हैं इनके साथ समानांतर में चलती हैं ये बावड़ियाँ। तो हम लोगों ने जब इसका विगत वर्ष काम शुरू किया था मनरेगा में, और कोविड के उस समय जब बाहर से आवागमन और गतिविधियां काफ़ी हद तक रुकी हुई थी, तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों को एक तो रोजगार उपलब्ध कराना एक काम था, और दूसरी बात है कि अपने हेरिटेज, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को भी अगर हम रेस्टोर करते हैं, तो हम लोगों ने मनरेगा में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के तहत इनको लिया है। और लगभग इसमें 14 बावलियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। कुल 52 हैं जिनमें हमारा और भी काम चल रहा है। और अब आप इनको देख भी रहे हैं कि ये कुछ एक ऐसी एक्टिविटी के रूप में तैयार हो गए हैं जहाँ पे किसान
इन बावड़ियों से पानी भी लगातार ले पा रहे हैं, अपनी फार्मिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई सारे हमारे जो किसान हैं वो उद्यानिकी और बागवानी की फसलों पे भी जा रहे हैं। देवगढ़ के इतिहास के बारे में काफी आपने एक तरह से रिसर्च कर रखी है, तो इसका थोड़ा सा क्या इतिहास है और कितना समृद्धशाली देवगढ़ रहा है अपने आप में? जाटवा शाह जी के साथ जो शाहवंश की यहाँ पर नींव रखी गई 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास का समय ऐसा विशेषज्ञों का माना जाता है, और निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा एरिया इनके समय में प्रभाव में रहा होगा। वर्तमान नागपुर जो हम देखते हैं विदर्भ की राजधानी, उसकी स्थापना दरअसल देवगढ़ के राजाओं ने करी थी। इसके बाद सावनेर के पास जो पाटन सावंगी है, वहाँ पे नगरधन का जो 3वीं शताब्दी का जो गुप्तकालीन बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके रेनोवेशन का भी काम जाटवा शाह ने किया था, ऐसा विशेषज्ञों की मान्यता है। सो एक काफ़ी बड़ा रीजन जो आज की तारीख में कुछ बैतूल में और नरसिंहपुर छिंदवाड़ा वगैरह का हिस्सा रहा है, और सिवनी का भी रहा हो सकता है, नागपुर तो काफ़ी सारा एरिया, तो वो इस देवगढ़ राज्य का हिस्सा रहा है। तो अगर हम बात करें तो वो समय वही था जब दिल्ली में अकबर का शासन हुआ करता था, फिर उसके बाद जहांगीर और औरंगजेब वगैरह जब हुए हैं, तो उनके समानांतर यहाँ चीज़ें थी। मैं ये तो नहीं कह सकता, या ये ऐसी कोई स्थापना नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा वैभव रहा होगा, बहुत सारे कुछ वैसे बातें रही होंगी, लेकिन प्रकृति का जो गौरव है, प्रकृति का जो यहाँ पे स्वर है, वो जरूर यहाँ पे उज्जवल रहा होगा। यहाँ पे माना जाता है कि जटाशंकर नाम का एक बड़ा हाथी था जाटवा शाह के पास में, और हाथी बहुत सारे थे, तो दिल्ली के सुल्तान की भी हमेशा निगाह इस एरिया पे रहती थी। पर्यटन की दृष्टि से, चूंकि एक खोया हुआ इतिहास था जिसको फिर से जिला प्रशासन ने एक तरह से जीर्णोद्धार करके समृद्ध करने का प्रयास किया है, तो क्या मानते हैं कि इस दिशा में पर्यटन की कितनी संभावना है? देखिए, आप इंडियन सिनेरियो में अगर देखेंगे, जहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे युवा हैं, वो ऊर्जा से भरे हुए हैं, वो किसी भी विषय में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अनिश्चितता है उनके साथ कि वो अगर कुछ अर्जित कर रहे हैं, कुछ किसी डिसिप्लिन में आगे जा रहे हैं, तो वो आखिर को उसके लेके कहाँ जाएं। और हमेशा बात होती है पढ़ने लिखने के साथ कि कोई तकनीकी दक्षता की बात करेगा, और उसके लिए कोई बड़े शहर, बड़ी फैक्ट्री, बड़े कल कारखाने, IT की कोई फील्ड होगी, और वो हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो निकलते चले जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत देश गाँव का देश है, इन रिमोट एरियाज में बसे हुए इन गाँवों का भविष्य क्या हो सकता है? अगर यहाँ के मेरे बच्चे निकल के बड़े शहरों में नागपुर, चेन्नई या बाकी दीगर जगहों पे चले जाएंगे, तो ये इसका भविष्य क्या रहेगा? ये हम जब हेरिटेज रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, ये बड़ा एक आइडेंटिटी का भी रेस्टोरेशन है। ये इसमें जो तकनीक आप यूज कर रहे हैं इसके संरक्षण के लिए, ये पुरानी ही विधियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्तमान समय में जिस प्रकार से सीमेंट का उपयोग होता है वो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अलग हटके है? देखिए, इसमें जो हमारे विशेषज्ञ, जैसे अभी साथ में भी हमारे पास मुनीश पंडित जी हैं, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं, क्योंकि जिला प्रशासन या कि RD की दक्षता इन विषयों पे तो नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने जब ये बात समझी कि ये किस मसाले से बने हैं या कि इनकी जुड़ाई किन चीज़ों से हुई है, और हमने चूना और सुर्खी को ही वापरने का यहाँ प्रयास किया है। तो मनरेगा में ये काम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो था, क्योंकि SOR में उन आइटम को शामिल करना, वरिष्ठ से अपने मार्गदर्शन लेना और उनसे अनुमति लेना, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इनको भी हमने, जो इनकी चिनाई की गई है, इनकी जो जुड़ाई की गई है, वो लगातार हमने चूना पत्थर और सुर्खी से ही करी है। तो सुर्खी बनाने का भी पैटर्न जो है आप जानते हैं, जिसमें उड़द गुड़ और बाकी सारे मिक्सचर मिलाए जाते हैं, चूने के साथ सुर्खी मिलाई जाती है। और आइडिया ये है कि अल्टीमेटली इसको अगर हम कंजर्व कर रहे हैं, तो इसकी जो हिस्ट्री, इसकी जो आइडेंटिटी है, उसको हम कहीं भी करप्ट ना करें, ये हमारा जरूर विजन रहा है। देवगढ़ पहुंचने से पहले रास्ते में बंसल न्यूज की टीम को नासिक के प्रसिद्ध चित्रकार नीलेश भारती मिले, जो कि आदिवासियों के जीवन पर पिछले 4 साल से चित्रकारी कर रहे हैं। उन्होंने भी इस इलाके और बावड़ियों से जुड़े अनुभव हमसे साझा किए। छिंदवाड़ा के देवगढ़ की पूरी विरासत को जब हम नजदीक से जाने हैं और नजदीक से जब हमने इसको देखा है, तो ये बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ से सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसा हुआ है, आसपास पूरी तरह जंगल है, और इस जंगल के बीच में हमें नीलेश भारती मिले। नीलेश भारती प्रसिद्ध चित्रकार हैं, नासिक से वो बिलोंग करते हैं, और छिंदवाड़ा जिले में पिछले 4 सालों से यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों की विरासतों पर ये चित्र
चित्रकारी कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं नीलेश भारती से। नीलेश जी, आपका बंसल न्यूज में स्वागत है। आप आज देवगढ़ में हैं और क्या बना रहे हैं आप? पिछले 4 साल से मैं छिंदवाड़ा पेंट कर रहा हूँ। आज पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं देवगढ़ में आके कुछ देवगढ़ का पेंटिंग्स बनाऊं। आज देखिए यहाँ पे जो पुराने मंदिर स्ट्रक्चर है और पीछे पहाड़ है जो देवगढ़ के एक सिंबल है, मैं वो सिंबल पेंट करने की कोशिश अपने पेंट के द्वारा कर रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ऐसा ये स्ट्रक्चर है जो कहीं और देखने को मिलता नहीं है। तो ये पेंट करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इनका जो कैनवास है वो दिखाएं और इसके बाद वो जिस चीज का विजुअलाइज कैनवास पे उतार रहे हैं उसे दिखाएं। और ये बेहद सुंदर दिख रहा है जो कैनवास पे आप रंग भर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही एक तरह से आपने पूरे चित्र को कैनवास पे उतार दिया है और वो दृश्य दिखाएं जिसको वो कैद इसमें कर रहे हैं। तो इस चीज को उन्होंने कैनवास पे कैद किया है। कैनवास की तरफ एक बार फिर से दिखाएं। ये मंदिर बन रहा है, ये मंदिर है और पीछे पहाड़ है और बादलों का जो डेरा दिखाई दे रहा है बड़ा ही खूबसूरत है और हूबहू आपने इसका चित्रण इसमें किया हुआ है। नीलेश जी, मैं एक बार फिर आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कि ये किस तरह की चित्रकारी है और ये किस तरह का आर्ट है? पेंटिंग में बहुत सारे विधा होते हैं। वैसे इसमें ये जो मैं मीडियम यूज कर रहा हूँ वो वाटर कलर है, जो जल रंग है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसे हैंडमेड पेपर पे मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ। और मेरी खासियत है जल रंग से पेंटिंग्स करना और काफी बहुत सालों से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ जल रंग में। और एक खासियत ये है कि एक बार इसमें अगर गलती हो गई मीडियम में तो दोबारा इसको सुधार नहीं सकते। तो बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वाटर कलर पेंटिंग। देवगढ़ की विरासत पे आप लगातार पेंटिंग्स कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों पे आप पेंटिंग्स कर रहे हैं, क्या खूबियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं? जो खूबी मुझे तो ये दिखाई दे रही कि ये डिफरेंट है, जो हमें शहर में या किसी और जगह पे दिखने को नहीं मिलती है। अलग माहौल, अलग फीलिंग है जो खाली देवगढ़ में मिलती है देखने को। वो फीलिंग्स वो पेंटिंग के जरिए कलर्स के माध्यम से हमें यहाँ कैच करना है। यहाँ के आदिवासियों का जो ड्रेपरी है, यहाँ की जो कलर स्कीम है, यहाँ के जो पहाड़ है, ये बहुत अलग है। उसको एक स्कीम में पेंट करना और उसको चित्रबद्ध करके फाइनल इसका जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ही आनंददायक होता है। एक चित्रकार की नजर से पर्यटकों को कितना अच्छा लगेगा ये क्षेत्र? बहुत ही मैं बहुत ऑल इंडिया घुमा हूँ पेंटिंग करने के लिए। तो मैंने देवगढ़ जब देखा ये बहुत नेचुरल है। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा कि तोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश किया बहुत सारी चीजें, यहाँ पे ऐसी नहीं है। नेचुरल तरीके से इसको मेंटेन किया है और नेचुरल तरीके से ये देखने को मिल रहा है। तो ये देखना दर्शक के लिए बहुत एंजॉयमेंट है। इस यात्रा की शुरुआत से ही हमारे साथ जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, दिल्ली से आए कंजर्वेशन आर्किटेक्ट मुनीश पंडित हमारे साथ रहे। इसके साथ ही हमने इन प्राचीन बावड़ियों को और नजदीक से देखा। साथ ही उन किसानों से भी बात की कि कैसे ये बावड़ियां उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। लगातार हम देवगढ़ की बावलियों को नजदीक से जान रहे हैं, देख रहे हैं। देखने के बाद हम आप पहुंचे हैं शिव पटेल की बावली पे और इस समय हमारे साथ शिव पटेल स्वयं मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शिव पटेल जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। आप बताएं कि बावली का जीर्णोद्धार किस प्रकार हुआ और पहले ये किस स्थिति में थी? जी सर, ये बावली आज जो थी पहले पुरानी थी, फिसल चुकी थी और हमारे जो मनरेगा के तहत जो बावली का जो जीर्णोद्धार हुआ है, इससे हम बावली को हमारे को काफ़ी राहत मिल गया है और चौगुना फसल लाभ मिलता है हमारे को। बावलियों का जीर्णोद्धार हुआ, ये काफी बड़ी बावली है, तो इस तरह की बावलियों को देखने क्या लोग बाहर से आ रहे हैं? जी सर, आते हैं बिल्कुल। हफ्ते में 1-2 बार तो बिल्कुल आते हैं, जाते रहते हैं। कम से कम 75% आदमी तो आते हैं, मतलब ये बावलियों को देखने के लिए। जो जितने बावली जो जिनका अभी जो मरम्मत हुआ है ना, इन बावलियों को देखते हैं और पुरानी बावलियों को भी देखते हैं जा जाके। इस प्रकार आर्थिक गतिविधि में आपको क्या फायदा मिला? पीने का पानी साफ मिला, खेती के लिए पानी मिला, और क्या हुआ? इसलिए आर्थिक स्थिति में हमारे को पानी भी साफ हुआ है। ये इसमें जो मलमा भरा था, ये मलमा भी निकाल दिए और इससे पानी भी काफ़ी बढ़ चुका है। पहले पानी कम था, इसके बाद में फिर जिसका ये मलमा जो निकाले मशीन द्वारा, इससे पानी का आवक भी बढ़ गया और इससे हमारे को काफ़ी, जैसे गेहूं की फसल हो रहा है, पहले सिर्फ एक फसल होती थी बारिश का, अब इसमें क्या हो रहा है, गेहूं की फसलें भी हो रही है।